हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं एसआरसीसी कॉलेज से मिस्टर आर्यन दास, उनके साथ हैं एंड उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या जो है स्ट्रेटजी लगाई 2022 में कि उन्हें एसआरसीसी मिल गया एंड आपकी रैंक थी 168। एम आई करेक्ट? यस और यार 168 168 के अराउंड एंड परसेंटाइल आपकी 99.7 99.8 99.8 परसेंटाइल थी इनकी। तो हम जानेंगे इनसे कि क्या स्ट्रेटजीज थी ताकि आप भी उसको फॉलो कर पाएँ एंड आपका भी जो एडमिशन है वो एसआरसीसी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स कॉलेज है, अभी भी है, एडमिशन होने के बाद भी है वन ऑफ द। बिल्कुल एशिया का। अच्छा, मतलब लगता भी है ये कि ओवर जो बोलते हैं ओवर ब्रांडिंग हो रखी है, वैसा कुछ नहीं है सीन? नहीं, थोड़ा सा तो ओवर ब्रांडिंग है, थोड़ा सा है। अच्छा, तो आर्यन, मैंने आपके बारे में बता दिया है, अगर कुछ थोड़ा बहुत छूट गया है तो आप भी बता सकते हैं। नहीं सब कुछ कवर हो गया। हो गया या सब कुछ कवर हो चुका है। तो पहले हम बात करेंगे कि यही एसआरसीसी के बारे में ही जानना चाहेंगे कि आपने एसआरसीसी में आने से पहले क्या सोचा था कि एसआरसीसी की लाइफस्टाइल क्या होगी एंड आपके अंदर क्या चेंजेस होंगे, क्या सीखने को मिलेगा एसआरसीसी में आकर के। सबसे पहले एसआरसीसी में जाना वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय साइड, कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने बड़े कॉलेज में हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वाज गिविंग माय सीयूटी एग्जामिनेशन, मेरा था कि डीयू के नॉर्थ कैंपस में जाना है बस। अच्छा, एक्सपेक्टेशन सबकी होती है कि डीयू के नॉर्थ कैंपस में जाना, बीकॉम ऑनर्स कोर्स लेके। एसआरसीसी में जब मेरे मार्क्स आए थे तब भी आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि एसआरसीसी में हो जाएगा मेरा, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है। एसआरसीसी में तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ। तो जब एसआरसीसी के अंदर गया तो फर्स्ट मंथ इज नॉट दैट गुड, आपको थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ, 12th के बाद होता है ये। कॉलेज में डायरेक्टली जाके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपसे ऊपर वहाँ बहुत लोग मिलेंगे एसआरसीसी में, बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं। और सोसाइटी वगैरह अब बहुत कंफ्यूज होता है फर्स्ट मंथ में, तो बहुत ज्यादा अब अनक्लियर भी होता है पढ़ना कैसे है। तो आपने सोसाइटी भी कोई ज्वाइन की है एसआरसीसी में? हाँ जी। कौन सी सोसाइटी है? एक एनएसएस है, वो सोसाइटी वर्क करती है एनएसएस। अच्छा, और एक डेमिनोर है, फैशन सोसाइटी है मॉडलिंग की। तो सही है, आप जा करके मतलब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। हाँ नहीं जी, वो करना ही पड़ता है सबको मुझे तो करना लगा चाहिए। था कि एसआरसीसी में सिर्फ बच्चे पढ़ाई करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ाई भी तो होती है लेकिन एक्स्ट्रा वर्क भी है बहुत। रामजस से ही मैंने ग्रेजुएशन की है, तो एसआरसीसी के बारे में काफ़ी मतलब ये होता था कि हाई स्टैंडर्ड के बच्चे हैं एसआरसीसी वाले, तो आज एक हाई स्टैंडर्ड के बच्चे। ऐसा कुछ नहीं है, सच सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, रामजस भी एसआरसीसी भी सब पढ़ने वाले बच्चे। अच्छा, तो अभी स्टार्ट करते हैं छोटी सी जो आपकी सीयूईटी की जर्नी रही, क्योंकि लास्ट ईयर तो सीयूईटी की जर्नी छोटी इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लेट से पता चला आप लोगों को कि हाँ, बहुत सीयूईटी। लेट था सीयूटी का तो उसकी लास्ट ईयर। तैयारी आपने कैसे की जब पता चला? उसके बाद कुछ प्रेशर आया, उसके बाद क्या बुक्स पढ़ी आपने, मॉक टेस्ट दिए नहीं दिए? तो ये जो भी आपकी जर्नी रही वो थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 12 तक मुझे लगा था कि सीयूटी एग्जाम, हर बार पिछली बार भी शायद गवर्नमेंट ने बोला था कि सीयूटी एग्जाम आज तक कोई एग्जाम लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो मुझे इस बार कंफर्मेशन थी कि सीयूटी इस बार भी नहीं होगा, तो मैं इतना प्रिपेयर्ड था नहीं सीयूटी होगा, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था इतना मेंटली। ठीक है। सो जब आ गया कि सीयूटी एग्जाम होगा ही, डेट्स वगैरह भी निकल चुकी थी, सो मेरे पास सिर्फ 15 से 20 दिन बचे थे हाथ में कि इसी टाइम पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो मेरा सबसे पहले तो सिलेबस जो था वो 12th का ही था। मैंने सबसे पहले तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग यूट्यूब चैनल जो मैं 12th में ही फॉलो करता था। और मेरी बड़ी बहन थी जो मुझे पढ़ाती थी, शी यूज्ड टू टीच मी बीएसटी, इको एंड इंग्लिश। अच्छा, तो मेरे सब्जेक्ट्स जो मेनली थे वो अकाउंट्स, इको, बीएसटी और इंग्लिश थे। मेरे पास ना मैथ्स था ना जीटी था। मतलब आपने विदाउट मैथ्स वाला जो कॉम्बिनेशन है उसके बेसिस पे एसआरसीसी में एडमिशन लिया? क्योंकि मेरे पास सिर्फ बीकॉम आर्ट्स का कॉम्बिनेशन मेनली था जिसमें मेरे को फोकस करना था, क्योंकि मेरे को बीकॉम आर्ट्स ही करना था। मेरे को ना बीएमएस करना था ना इको ऑनर्स, इसलिए मैंने ना मैथ्स ली थी ना जीटी। मतलब एक चीज फिक्स थी कि तैयारी उन्हीं चीजों की करूंगा जो मुझे बीकॉम ऑनर्स नॉर्थ कैंपस से दिलवाएंगे, इधर उधर नहीं भागूंगा 15-20 चीजों के लिए। क्योंकि अगर मैं 5 सब्जेक्ट में अगर जीटी ले भी लेता, सपोज मैं जीटी ले लिया, मेरा बीएमएस का एम था नहीं, और अगर मैं मैथ्स लेता, मैथ्स मेरी इतनी अच्छी थी नहीं हमेशा से, तो अगर मैं मैथ्स लेता इको ऑनर्स के लिए तो हो सकता था मेरा परसेंटाइल गिर जाए उसकी वजह से। हाँ सही है, मतलब बाकी लोग भी इस चीज से सीख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता हो और गोल फिक्स हो, तो ये इधर उधर भागने से बच जाता है आदमी। हाँ जी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है इसके लिए, बहुत कम टाइम होता है। 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा होता है।
भले ही आपको लगेगा कि आपने सिलेबस बहुत कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन आपको शुरू करना पड़ेगा स्क्रैच से, क्योंकि आपने उसको एमसीक्यू फॉर्म में नहीं पढ़ा होता, उसकी अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है। तो आपने इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह ली? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊंगा कि मैं बहुत अनक्लियर था कि ये एग्जाम होने कैसे वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये एग्जाम का आया था तो इतना कुछ होगा, तो मुझे लगा था सिर्फ जीटी होगी इसके अंदर। मेरे को लगा 12th का कोई भी पार्ट नहीं आएगा, तो मैंने एक एडू कैप्टन करके है एक कोर्स किया था। मैंने वो कोर्स किया था, लेकिन मैंने उस कोर्स की वीडियोस नहीं देखी क्योंकि उसमें सिर्फ जीटी थी। मेरे को आगे जाकर रियलाइजेशन हो गया मेरे को जीटी नहीं करनी, तो मैंने बस वही कोर्स लिया था। उसके बाद मैंने सोचा मैं कोई कोर्स नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस देखी थी, यूट्यूब चैनल वगैरह। मतलब खुद से पढ़ के, और ये हो गया? खुद से पढ़ा था, मेरी बड़ी बहन थी बस। आपकी बड़ी बहन ने आपको गाइड किया। एंड बुक्स आपने मेनली कौन सी फॉलो की? बुक्स मैंने जो एमसीक्यू की बुक्स थी, शायद मेरे को भी याद नहीं इतना, लेकिन टुगेदर विद थी मेरे पास। ये बोलते हैं कि सारा एनसीईआरटी से ही आता है यार, बाहर मत घूमो, तो ये चीज सही थी? हाँ, मोस्टली सही थी। 90-95% तक एनसीईआरटी आता है, तो मतलब एनसीईआरटी बेस है। तो ऐसा नहीं कि आपने कि एनसीईआरटी से पढ़ ली और जो एमसीक्यू वगैरह थे वो वहां पे अटेम्प्ट कर लिया आपने? एमसीक्यू के लिए मैंने अलग से बुक ली थी, जैसे मैंने अकाउंट्स की एक ऑथर है टीएस ग्रेवाल। अच्छा। मैंने अपने टीचर से बात करी थी, तो शी सेड कि टीएस ग्रेवाल की बुक ले लो, वो अच्छी होती है। सो मैंने अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करे अपने, एक हैंडी नोट्स बनाया उसके, एक बुक के अंदर, ऐसे एक बुक है ऐसी करके कॉपी, एक छोटी सी कॉपी ले लो, उसके अंदर अकाउंट्स के नोट्स बनाओ सारे के सारे, सब सारे सब्जेक्ट उसके चैप्टर्स के। उसके बाद गो फॉर एमसीक्यू। कोई बुक ले लो, कोई भी ऑथर की ले लो अब तक, क्योंकि अब तो मार्केट में बहुत बुक्स आ गई, एडुकार्ड, ओसवाल, बहुत सी बुक्स। हमारे टाइम पे तो बुक्स ही नहीं थी, ना क्लियर था पढ़ना क्या है। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद मतलब पढ़ो और एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, यही क्राइटेरिया था। मॉक टेस्ट वगैरह दिए जिसके अंदर टाइम प्रेशर या? मॉक टेस्ट अनफॉर्चुनेटली मैं दे नहीं पाया था, बिल्कुल भी दे नहीं पाया था। क्यों? मेरे पास टाइम बचा ही नहीं था। क्या? मेरे पास टाइम नहीं बचा था, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया। तो मैं लेकिन रिकमेंड नहीं करता उस चीज को कि मॉक टेस्ट मत दो, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके एग्जाम दोगे, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कोई आपका लिखने वाला एग्जाम है नहीं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 1-2 मॉक या 5-6 मॉक दे दो फिर सब्जेक्ट के। मतलब मॉक से एक आइडिया हो जाता है कि इतने टाइम में कितने क्वेश्चंस में कर पा रहा हूँ। मॉक्स पे आप स्कोर पे फोकस मत करो, कि मॉक्स पे आप फोकस करो कि आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि आपको देना कैसे एग्जाम जाके, ताकि आपके लिए सरप्राइजिंग ना हो एग्जाम के दिन। अच्छा। और उसके बाद लास्ट ईयर तो यार बहुत ज़्यादा होच पोच भी हुई थी, अगर हम बात करें तो। पहले सीयूईटी होनी नहीं थी, फिर सीयूईटी हुई, फॉर्म भरना, वो फॉर्म कैसे क्या भरना है, कोर्स सिलेक्शन, ये वो बहुत सारी प्रोसेस हुई थी। तो उसमें भी आपने मतलब कैसे बच्चों को बताना चाहेंगे कि गलती ना करें? क्योंकि काफ़ी बच्चे हमने देखा कि उनको इन चीज़ों का ही नहीं पता था, प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेक्शन, डोमेन सिलेक्शन क्या है, तो उन सब चीज़ों को आपने कैसे क्लियर किया? मतलब सबसे पहले तो बी क्लियर कि आपको कोर्स करने कौन से। कोर्स आपको बहुत मिल जाएंगे, आपको बहुत से यूट्यूब चैनल मिलेंगे जो आपको बोलेंगे ये कॉम्बिनेशन कर लो, ये कोर्सेज, लेकिन पढ़ना आपको है और किसी को नहीं पढ़ना। तो डिसाइड द कोर्सेज, आपको जो करना है। जैसे मेरे को बीकॉम आर्ट्स ही करना था, मेरा पूरा क्लियर था, ना मुझे इको आर्ट्स करना है, ना मुझे बीएमएस करना है। तो उसके हिसाब से आप जाएंगे अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पे, और आपको ये चूज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे एक होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, तो आप लैंग्वेज में मेनली लोग इंग्लिश या हिंदी लेते हैं। अब मेरा इंग्लिश था, क्योंकि मैंने इंग्लिश 12th तक दी है, तो मैं इंग्लिश चूज करी थी। उसके बाद मैंने डोमेन सब्जेक्ट में, मेरा अगर मैं मैथ्स को छोड़ के कोई भी डोमेन ले सकता था, तो मैंने इको, बीएससी और अकाउंट ली थी, क्योंकि मेरे स्ट्रांग थे। तो अपने स्ट्रेंथ पे जाओगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना कि कोई भी यूट्यूब चैनल खोलो, उसमें देखो कि सीयूईटी एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको फॉर्म कैसे भरना है। मैं सजेस्ट करूंगा पूरा 1 दिन लगाओ इसके ऊपर, फॉर्म भरने में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने में, क्योंकि अगर आपने कॉम्बिनेशन चूज कर लिया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हम यार एक्चुअली लास्ट ईयर भी हमने स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड की थी, जिसके थ्रू आप डीओबीडी ऐप पे, और हम स्टूडेंट्स की फॉर्म फिल करने में हेल्प करते हैं। हाँ जी। ताकि जिससे अब बच्चे इधर उधर बहुत, अगर गलत चीज़ें भी अवेलेबल है नेट पे, तो वो देख करके फॉर्म में गलती ना कर दे, तो हम उनके डोमेन सेलेक्ट भी करवाते हैं, यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ताकि मतलब गलती कम हो बच्चों से, हमारा भी ये ध्यान है डीओबीडी का भी। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट में बहुत गलती करी बच्चों ने, बहुत ज्यादा। उसके बाद प्रेफरेंस में भी बहुत गलती की थी लास्ट ईयर, बहुत गलतियां करी थी, बहुत गलतियां करी। उन्हीं चीजों पे मुझे याद है, मैंने अपने 3 कॉलेज लिए थे मोस्टली, क्योंकि मेरा स्कोर था इतना 790 स्कोर था, तो मुझे पता था 3 कॉलेज में हो जाएगा। सो एसआरसीसी, फिर हंसराज, फिर हिंदू, तो बहुत
मैंने टाइम लगा के सिलेक्ट करे थे। हाँ, मैंने बहुत लोगों से पूछा था इसके बारे में। वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है वो। और अब नेक्स्ट हम बात करें तो लास्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन भी हुई थी, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े थे या घटे थे? मेरे 7 नंबर बढ़े थे। 7 नंबर बढ़े थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे यार, हाँ। मतलब कि भैया जो है हमारे मार्क्स कम हो गए, हमारी क्या गलती है? तो मतलब पेपर थोड़ा बहुत हार्ड आया लोग था। कम हुए थे। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैंने एग्जाम दिया अपना, मेरे एग्जाम लेट पड़े थे, मेरे एग्जाम टफ आए थे। अच्छा। इनके स्टार्टिंग में हुए थे, उनके थोड़े इजी आ गए थे शायद। तो नॉर्मलाइज कर देते हैं स्कोर कि टफ वालों का, जो जिनके पेपर टफ आए थे उनका स्कोर इंक्रीज कर देते हैं, जिनके इजी आए थे उनका स्कोर कम कर देते हैं। हाँ, तो मैंने अकाउंट्स का पेपर दिया था, तो मेरे स्कोर इंक्रीज हुआ था अकाउंट्स में। आपका अकाउंट्स में इंक्रीज हुआ था, चलो आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपका। हाँ, इस बार कट ऑफ एसआरसीसी की गई थी 783 के अराउंड। मेरा स्कोर 73 था फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रॉ स्कोर था। उसका नॉर्मलाइज होकर मेरा 790 बना था स्कोर। हाँ, एसआरसीसी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी वो जनरल कैटेगरी तो, और हाँ, 783 आप बता रहे हो। वैसे ड्यू ने कुछ ऑफिशियली तो ये अनाउंसमेंट नहीं की कि कहाँ पे हाँ, क्या बंद हुआ है, लेकिन जो हमारे ऐप में भी डाटा था वो 785 के आसपास दिखा रहा था हमें हाँ, कि इतना ही था, इतनी कट ऑफ थी। हाँ, इतनी कट ऑफ थी। एंड इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी आपने कैसे की, मतलब क्योंकि एक वो लैंग्वेज होती है एंड बहुत ज़्यादा वास्ट है वो सिस्टम। देखो, इंग्लिश सब्जेक्ट इज वेरी वेरी वास्ट, जैसा आप कह रहे हो, बहुत ज्यादा वास्ट है। तो उसमें मैं एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहले तो सिलेबस देखो, इसमें सिलेबस क्या है, ठीक है। और अगर आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है, जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, तो मैंने देखे थे 250 या 300 कहीं से मैंने डाउनलोड करे थे, मेरे को सोर्स भी याद नहीं है। अब मैंने जब उनको सिर्फ रीड करा था, क्योंकि ये इंग्लिश जो है वो बहुत लक बेस्ड है। इंग्लिश सब्जेक्ट इज वेरी लक बेस्ड, कि आपको वहां क्या मिलेगा आपको नहीं पता। आपने 250 पढ़ लिए, उसमें से 251 वहां पर जाके एंटोनिम सिनोनिम आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। इसका फोकस कर सकते हो वो है मेनली पैराग्राफ्स, अनसीन पैसेज। हाँ, पैराग्राफ पे फोकस करो, क्योंकि 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें शायद 30 या फिर 25 या 30 तो पैराग्राफ के ही हैं। आपको अटेंड 40 करने थे, पैराग्राफ पे आप फोकस कर सकते हैं बहुत ज्यादा। इंग्लिश में कितने मार्क्स बने थे आपके, आपको याद है तो? मेरे अराउंड इतना याद तो नहीं, शायद 190 प्लस ही थे। 190 नहीं, 200 थे इंग्लिश में 200 थे। 200 टोटल इंग्लिश का 200 का ही होता है? हाँ, 200 का ही था पूरा। तो नॉर्मलाइज स्कोर होके 200 हुए थे या पहले से 200 थे? पहले से 200 थे मेरे। मतलब आपने सारे क्वेश्चंस ठीक कर दिए? हाँ, 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 सही कर रहे थे। मतलब जो आपने पढ़ा वही आ गया फिर तो, ये बात हो गई। ये कह सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा इंग्लिश का पेपर बहुत ज्यादा कॉमन सेंस से बेस्ड था, कि स्पेलिंग ऐसी दे रखी थी जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, वो कोई भी बता देगा। स्पेलिंग ऐसी दे रखी थी, एंटोनिम सिनोनिम ऐसे दे रखे थे, और पैसेज तो बहुत इजी आए थे उस टाइम पे। बच्चों वाला पेपर था। हाँ, इंग्लिश का पेपर बहुत इजी आ गया। 12th में वही मैंने भी देखा था, तो बिल्कुल यही था कि जिसको इंग्लिश आती है ना थोड़ी बहुत, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है, भी पेपर अटेम्प्ट कर लेगा वो वाला, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी वो करने। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो उसको टू हटा दिया, आई एम गोइंग ए दिल्ली लिख दिया, द दिल्ली लिख दिया, टू दिल्ली। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आ रखे थे। हाँ, मैंने लास्ट ईयर देखे थे, तो मेरे को लग रहा था क्या पूछा है, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम था और वही बच्चों वाला पेपर था, मुझे लगा फर्स्ट टाइम था, बच्चे प्रेशर में थे, और इंग्लिश सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा अनक्लियर था कि आएगा क्या। अच्छा, इसलिए बहुत इजी आया था। कुछ न्यूज़पेपर वगैरह बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं भी तैयारी की थी, मैंने एलएलबी की थी, एंड बाद में मेरी हैबिट बन गई है। तो क्या आप सीयूईटी के लेवल पे इतना ज़्यादा ज़रूरत है न्यूज़पेपर पढ़ने की? सीयूईटी के लेवल पे अभी नहीं है फिलहाल, क्योंकि टाइम भी नहीं है। अगर जीटी में भी आप देखो करंट अफेयर्स आते हैं, तो आपको यूट्यूब चैनल पकड़ लो करंट अफेयर्स के लिए, वो मोर देन इनफ हो जाएगा आपको। आप यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपको वो वही मतलब फॉलो करना पड़ेगा। बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि नहीं हम परफेक्ट करेंगे, लेकिन ये होता है कि परफेक्शन के चक्कर में न्यूज़पेपर में ही 2-3 घंटे लग जाते हैं, अगर मैं पढ़ता हूँ तो। परफेक्शन के चक्कर में टाइम बहुत मैटर करता है इसमें। ये जो एग्जाम है, मैं रिपीट करूंगा, टफ नहीं है। इसको जो टफ बनाता है वो है कंपटीशन। क्योंकि 5 लाख बच्चे हैं, 200 सीट है शायद एसआरसीसी में जनरल की, तो 5 लाख बच्चे उसी के रिलेटेड हैं। एसआरसीसी में जनरल की 200, बीकॉम ऑनर्स की, हाँ अराउंड कुछ होंगी, इसका हमें आइडिया जनरल की इतनी सीट है, बाकी 1000 के अराउंड सीट है, वो सारी मिला के। हाँ, तो इस बार इंक्रीज हुई है सीट्स। उसके बाद मतलब एक और मतलब पढ़ाई से हटके जो एक हमारा अप्रोच की मैं बात करूं, तो मेरा अप्रोच किसी टाइम तो ये रहता है कि मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करके बहुत ज़्यादा काम एट द मंथ फिर वापस घूम के देखता हूं तब। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैंने कुछ लोगों को देखा, या फिर मैं खुद हो जाता हूँ कि आज मैं बहुत कुछ कर दूंगा 1-2 दिन, एंड फिर 1 हफ्ते तक गायब हो जाता हूँ, मैं अब नहीं पढ़ रहा, मैं
बाद में पढ़ूंगा। ये मोटिवेशन कुछ 1-2 दिन तक ही रहती है कि मैं इतना टाइम पढ़ लूंगा, इतने घंटे पढ़ लूंगा, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी आपको पढ़ना। तो आपका कोई क्या अप्रोच था, कितने घंटे पढ़ते थे आप? देखो, मेरे आर्ट्स का ये फिक्स नहीं थे, मेरे टारगेट फिक्स थे। जैसे मैंने आज सब्जेक्ट मेरे सारे पढ़े थे क्योंकि बस टाइम नहीं था। मैंने इंग्लिश को थोड़ा कम टाइम दिया था क्योंकि इंग्लिश वही था, लक बेस्ड था, मैंने इंग्लिश को कम टाइम दिया था। फिर मैंने अकाउंट्स, इको, बीएसटी को मैंने पढ़ना था। तो मेरा अप्रोच, अगर मैं सब सब्जेक्ट पे डिस्कस करूं, मैं नोट कर रखा है, बताता हूँ। हाँ, बता दीजिए। तो अकाउंट्स में तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट और स्पीड, ये मेन चीज होगी। कॉन्सेप्ट और स्पीड बहुत ज्यादा फोकस करना है इस चीज पे। और एक बुक होती है टी एस ग्रेवाल की, ठीक है, वो बुक को मेनली फॉलो करनी है। वो लोग 12th में फॉलो करते ही हैं। टी एस ग्रेवाल की बुक को फॉलो करना है। और टी एस ग्रेवाल की अगर एमसीक्यू बुक अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया, उसकी एमसीक्यू कर लो, ठीक है। टी एस ग्रेवाल की एमसीक्यू बुक हो गई, ठीक है। और आपको जैसे एक मैंने कॉपी ले रखी है, कोई भी यूट्यूब चैनल लो। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल लिया था सुनील पांडे सर का, आप शायद जानते होंगे उन्हें, सुनील पांडे सर। मैं तो कॉमर्स का नहीं हूँ। कॉमर्स बाबा के नाम से है क्या उनका? नहीं, सुनील पांडा इसी नाम से। अच्छा। कॉमर्स बाबा का भी एक चैनल है। मैं सजेस्ट करूँ कोई भी एक चैनल लो जिसकी आपको समझ में आते वीडियो। सुनील पांडा सर का मैंने लिया था, तो उनके नोट्स वहां मिल जाते हैं। जैसे वो स्क्रीन पे पढ़ा रहे होते हैं तो वहीं पर नोट्स मिल जाते हैं। तो आप एक वो बना दो, हैंडी नोट्स, या आप उसको पढ़ सकते, पेपर के टाइम पे आप उसको पढ़ पाओ। नोट बना लो उसके। और एक चीज होगी अकाउंट में जो फोकस करनी होगी आपको, होगी केस स्टडीज की। ये जो क्वेश्चन आए थे वो केस स्टडी बेस्ड आए थे, कि एक आपको दे दी कि ABC 3 लोग हैं, उसके बाद उन्हीं से 5 क्वेश्चन बना दिए। अफोर्ड नहीं कर सकते आप कि वो केस स्टडी आप गलत करके हो, 25 नंबर आपके हाथ से चले जाएंगे। मतलब पैराग्राफ टाइप वाले। हाँ, पैराग्राफ टाइप ही हो गया, उससे कनेक्ट करके क्वेश्चन दे रखे थे। पर एक चीज लोग बहुत गलत करेंगे, वो है कंप्यूटर अकाउंटिंग। एक होता है कंप्यूटर अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, जो हमारे सिलेबस में होता ही नहीं है क्लास 12 के। अच्छा। हाँ, वो सिलेबस में होता नहीं है। तो उसकी एज क्या करो, एक छोटी सी, जैसे मैंने अरियन की किताब थी, वो उनको ऑनलाइन मिल गई थी PDF फॉर्म में। तो उसकी रीडिंग मार लो बस, क्योंकि मेरे एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आ गए थे कंप्यूटर अकाउंटिंग के। हाँ, वो सही हो गए। अगर आप कंप्यूटर अकाउंटिंग छोड़ के ही जाओगे, और अगर आपकी वो वाला आपके क्लास 12 के बेसिक सिलेबस से भी आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप फंस जाओगे। ठीक है। तो आप अरिहंत की बुक फॉलो कर सकते हैं, कंप्यूटर एज अकाउंटिंग के लिए आप अरिहंत की बुक उठा सकते हैं। ठीक है। या फिर कोई भी कंटेंट जिसमें कंटेंट कवर होता है, 4 यूनिट्स हैं, मतलब वो आपको करके जरूर जाना है। उसके बिना आप SRCC एम कर रहे हो तो हंसराज में गिर जाओगे मुझे ये लगता है। हो सकता है। कंप्यूटर अकाउंटिंग अगर आपको जैसे टॉप कॉलेजेस में जाना है तो आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी। मतलब कवर सब करना पड़ेगा, क्या पता क्या चमक जाए। कवर सब करना पड़ेगा आपको। ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं पता क्या पूछेंगे। बहुत डीप में पूछा था, बहुत ज्यादा डीप में। अकाउंट में तो बहुत डीप में पूछा था। और अकाउंट्स में तो जैसे 50 क्वेश्चन है, और अकाउंट से 50 क्वेश्चन है। अटेम्प्ट आपको 40 करने हैं, लेकिन पढ़ने आपको 50 के 50 पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चले छोड़ना क्या है उसमें से। सही। तो स्पीड बहुत मैटर करेगी। बाकी सब्जेक्ट में आप स्किप कर सकते हो मॉक्स, लेकिन अकाउंट्स में मॉक करके जाओ, पक्का करके जाओ। ठीक है। नेक्स्ट। और मॉक्स में मैं बताऊंगा कि जैसे अभी बुक्स आ रही है मॉक्स की, वो लिखने वाले मॉक्स हैं। जैसे एडुकार्ड की बुक हो गई, ओसमार की बुक हो गई। वो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मॉक को ऑनलाइन देके जाओ, आप लिखने वाले मॉक्स मत दो। मतलब ऑनलाइन मॉक जैसे होगा वैसे ही वाला कंप्यूटर पे बैठ के वैसे देखे जाओ, सेम। ठीक है। अकाउंट की अप्रोच हो गई। और BST के लिए जस्ट फॉलो NCERT, बेसिक NCERT, ठीक है। और BST के लिए जैसे आपने क्लास 12 में पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन जो बोलते हैं, वो फॉलो नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि रेक्टिफिकेशन काम बिल्कुल नहीं आएगा। समझना पड़ेगा BST को। हाँ, समझना पड़ेगा। BST की बुक की एक थोड़ा रीडिंग कर लो, जो टर्म्स होंगे उससे सारे क्लियर हो जाओ। उसके बाद केस स्टडी फोकस करो, क्योंकि केस स्टडी BST में ही बहुत ज्यादा आई थी, केस स्टडी सब में ही बहुत ज्यादा आई थी। मतलब रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, ये नहीं कि बड़ा सा क्वेश्चन देख के डर गए। हाँ, रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन दिया, आप ऊपर पढ़ रहे हो, क्वेश्चन नीचे भूल के पूछा गया था। हाँ, तो फिर रीडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। चलिए, ये तो मॉक से ही हो पाएगी वैसे। हाँ, मॉक से हो पाएगी। और NCERT की बुक आपको रीड करनी है BST के लिए, तो और कुछ नहीं। ठीक है। BST के लिए NCERT बुक। और अगर आप रेफरेंस बुक कोई पढ़ रहे हो तो उसमें देखना कंटेंट सारा कवर होना चाहिए। ठीक है। बस मेन थिंग इन दैट। और उसमें भी अगर BST में अगर आप कहीं फंसोगे, BST सब्जेक्ट बहुत ईजी है, पेपर भी इसका लेवल थोड़ा ठीक था, लेकिन मैंने पढ़ रखा था तो ठीक था। BST में अगर आप कहीं फंसोगे, वो है असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे, उसमें आप वहीं फंस सकते हो।
असर्शन और रीजन, वो 2 स्टेटमेंट दे दी, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजन हो गए, वहीं फंसोगे आप। तो उसका आप एमसीक्यू बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी एमसीक्यू बुक ले लो आप। अब तो मार्केट में बहुत आ गई। हाँ, लास्ट ईयर तो पहली बार था तो बुक्स नहीं थी। लास्ट ईयर कोई हमारे पास अवेलेबल नहीं था मटेरियल, कोई मटेरियल नहीं था। और इको के लिए आई वुड सजेस्ट संदीप गर्ग फॉलो करो। संदीप गर्ग, मैक्रो पार्ट के लिए संदीप गर्ग फॉलो करो। और माइक्रो का सिलेबस भी है उसके अंदर, तो माइक्रो के लिए जस्ट मैंने सुनील पांडे सर की वीडियोस देखी थी संदीप गर्ग की माइक्रो पार्ट के लिए, क्योंकि वो 11th का है, वो आप भूल चुके होगे पक्का। ठीक है, माइक्रो के लिए आप सुनील पांडे सर जो यूट्यूब पे बता रहे हैं, ये आर्यन जी, वो फॉलो कर सकते हो, या फिर आप संदीप गर्ग की बुक से ही पढ़ सकते हो डायरेक्टली, या फिर संदीप गर्ग की बुक। ठीक है, संदीप गर्ग इज द मेन थिंग। संदीप गर्ग को नहीं छोड़ना है, वीडियोस एडिशनल है। हाँ, वीडियोस एडिशनल है, संदीप गर्ग को नहीं छोड़ना। और जैसे इको में 2 पार्ट हो गए, एक मैक्रो हो गया, एक इंडियन इको हो गया। अच्छा, इंडियन इको में जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी, उसमें कोई रेफरेंस बुक नहीं लेनी, सिर्फ एनसीईआरटी में फोकस करो, क्योंकि वो स्टोरीज है, हिस्ट्री की स्टोरीज टाइप ही है। ठीक है, हाँ, तो उसमें से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे तो इतने टफ नहीं बनेंगे, तो आप उसमें सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करो, आपको पता होना चाहिए कहानी में हुआ क्या था। ठीक है, इंडियन इको में इतना ही इको में। और इको में मेन फोकस आपका होना चाहिए मैक्रो में और माइक्रो में, कि आप वहीं फंसोगे, मैक्रो और माइक्रो, क्योंकि इंडियन इको पूरी की पूरी थ्योरी है, स्टोरीज हैं, तो आप उसमें नहीं फंसोगे। अगर मेरे को याद है, जैसे मैं फंसा था फिजिकल डेफिशिएंट वाले क्वेश्चन में शायद से, तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था, मेरे को क्वेश्चन आता था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ा सा समझ में नहीं आया था, मेरे को वहां पर उस टाइम समझ में नहीं आया था। प्रेशर भी हो जाता है एक, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो आप इसमें भी। और इसमें भी केस स्टडी फोकस करो, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है, और जैसे मैंने इंग्लिश में बोला कि इंग्लिश का सिनोनिम वाला वो आप पढ़ लो, बता चुके हो, वो तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। बाकी लक बेस्ड ही है इंग्लिश का। और ऑल टोटल अगर मैं बात करूं तो आपके बोर्ड के बाद, मतलब ओनली सीयूईटी के लिए कि भाई अब पढ़ना है, कितना टाइम लगाया था आपने? ओनली सीयूईटी? मैंने सीयूईटी एग्जाम के लिए 20 डेज, 15 से 20 दिन मैक्स, इतने दिन लगाए थे बस। 15 से 20 दिन में आप एसआरसीसी पहुंच गए? हाँ जी, आप कह सकते हो ऐसा, क्योंकि बोर्ड की तैयारी अच्छी थी, ये तो मानना पड़ेगा ना। बोर्ड की तैयारी अच्छी थी, मैंने 12th से पढ़ा था। क्योंकि अब कोई उठ के आएगा कि बोर्ड में तो मेरे 70% 70% बन रहे हैं एंड आई विल गो टू एसआरसीसी, आई थिंक दिस वुड नॉट बी पॉसिबल। लेकिन बोर्ड की तैयारी ठीक है, मतलब आपकी, तो आप बोर्ड की तैयारी थी, तो 1 महीने में आप आराम से अच्छा कॉलेज आप स्कोर, मतलब अच्छे मार्क्स 1 महीने में आप कर सकते हो इस एग्जाम को। हाँ, 1 महीने में आप कर सकते हो। तो हमारी तरफ से तो अभी यही क्वेश्चन थे। अगर कुछ आपको और बताना है जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं उनको मैं एक ही टिप दूंगा, मैंने टिप्स लिख रखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट होंगे सबके 5 मॉक्स कर लो, मॉक्स करना इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा सा, अकाउंट में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आप इंग्लिश वगैरह में स्किप कर सकते हो, लेकिन अकाउंट में मॉक करके जाओ, क्योंकि अकाउंट्स में स्पीड, जैसे मैंने अकाउंट्स का पेपर दिया था मेरा, तो पेपर मैंने दिया तो मेरे को पता नहीं चला पेपर खत्म कब हो गया, इतनी स्पीड से करना पड़ा था, वही था। और मेरा सिली मिस्टेक के चक्कर में एक क्वेश्चन गलत हुआ था अकाउंट्स में, बस, क्योंकि आपने मॉक नहीं दिया था। हाँ, मैंने मॉक नहीं दिया था अकाउंट्स का, मेरे पास टाइम नहीं था मॉक देने का। हाँ, बचा नहीं था बस टाइम। तो अगर आर्यन ने भाई 20 दिन पहले स्टार्ट किया है तो आप 40 दिन पहले कर देना, क्योंकि देखो लास्ट में इसके पास टाइम नहीं बचा था ना। हाँ, तो आप बस टाइम नहीं था, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट्स द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि 21 मई को होगा। तो इसका सिलेबस कर रहे हो तो वो तो आपका सिलेबस कवर हो ही रहा है। हाँ, तो बोर्ड इसको 1 मंथ 1.5 मंथ भी दोगे तो मोर देन इनफ मेरे ख्याल से सीयूटी एग्जाम क्रैक कर। ठीक है, और स्पीड पे फोकस करना, पैनिक नहीं करना एग्जाम देते वक्त, ठीक है। और ये सिर्फ एग्जाम है, तो जिंदगी में बनाओ कि आप कुछ ज्यादा प्रेशर ले लिया आपने, सिर्फ एग्जाम है ये। और हार्ड वर्क और हार्ड लक दोनों मैटर करते हैं इस एग्जाम को देते वक्त, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगी। हाँ, हार्ड वर्क और हार्ड लक, क्योंकि जैसे इंग्लिश का एग्जाम देखिए है, क्या पता आपने इंटरनेशनल जो पढ़े हैं वही आ गया हो। हाँ, और अगर आपका लक खराब है तो आपने जो नहीं पढ़ा, आपने जो पढ़ा है वो ना आया हो। हाँ, कुछ भी हो सकता है, पर मतलब इतना नहीं है कि ऐसा आरसीसी नहीं मिला तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जिंदगी खत्म हो जाती है। कि ऐसा जिसको अगर डेवलपमेंट जिसको चाहिए होगी वो दूसरे कॉलेज में जाके भी कर लेगा। हाँ, एसआरसीसी को इतना हाइप नहीं देना चाहिए जितना दे रखे लोग। मैंने वो दिया था, आईआईटी का एग्जाम दिया था अपने टाइम पे, तो आई थिंक मैंने पूरा 1 साल तैयारी की थी एंड आई स्कोर 23 मार्क्स।
भाई नहीं हुए, क्योंकि मैं घबरा गया था एग्जाम में जा करके। हाँ सही बात। एक टाइम पे लगा कि दुनिया मतलब पता नहीं करूँगा क्या 12th के बाद, बट फिर अपने आप टाइम जाता गया, DU का पता चला, क्योंकि मुझे DU का इतना नहीं पता था उस टाइम पे कि DU में जाना है मुझे। उसके बाद आए यहाँ पे, धीरे धीरे पता चला कि मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं, तो फिर से चीज़ें ठीक होगी, यहाँ के सीखा। तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह दो, मज़े मज़े में दोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि अच्छे कॉलेज मिल जाए, नहीं भी मिले तो कुछ और मिल जाए तो कैरी ऑन कर सकते हैं हम वहाँ से। एक फन फैक्ट ये है कि जितने बच्चे थे जो टॉप स्कोरर्स थे, 95 99 वाले, हाँ, वो इन टॉप कॉलेज में नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि उनको प्रेशर इतना था ना, हम लोगों ने जो एग्जाम दिए जैसे, हाँ हाँ, तो वो मजे मजे में एग्जाम दिया बहुत लोगों ने, हाँ हाँ, उन्होंने स्कोर कर लिया। हाँ, और जो प्रेशर मान गया, प्रेशर मत लो, प्रेशर मान गया वो नीचे रह गया मार्क्स में। हाँ, प्रेशर मान के वो नीचे रह गए। तो आपको प्रेशर सजेस्ट करूंगा बहुत ज्यादा कि अगर आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्लीज डोंट टेक मैथ्स, क्योंकि मैथ्स ने बहुत लोगों के मार्क्स डाउन करे हैं, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली लोगों के एक्सट्रीमली मार्क्स डाउन करे हैं। तो अकाउंट्स के बेसिस पे दे दो, दैट्स आल्सो अगर आपको बीकॉम ऑनर्स ही देनी है तो अकाउंट्स के बेस पे दे सकते हो। ठीक है, मतलब आपके जो भी बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे दो, बेस्ट सब्जेक्ट है उस पे दे सकते हो। क्योंकि मैथ्स में अगर मैं देखूं, मेरे को याद है जब मैं अपना एग्जाम देने गया था तो मेरे साथ जो बच्चा बैठा था वो ही वाज 99 स्कोर इन मैथ्स। हाँ, बोर्ड पे 99 आए थे और उसका मैथ्स का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता टाइम पे। हाँ, मैथ्स थोड़ा हार्ड आया होगा अकाउंट्स का। मैथ्स हार्ड आता है और इसमें ये भी होता है मैथ्स लेंदी आता है। अच्छा, एक बार आप अकाउंट्स कर लोगे, लेकिन मैथ्स अगर 15-20 दिन में मैथ्स शायद नहीं हो पाए, हो सकता है ये चीज। ठीक है, तो ये आर्यन दास के साथ हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू था, एंड थैंक यू आर्यन, आपने ज्वाइन किया, आपने टाइम निकाला। अभी आर्यन के एग्जाम होने वाले हैं। कब से एग्जाम आर्यन आपके? 27 से एग्जाम है, तो रिक्वेस्ट की मैंने काफ़ी पीछे पड़ के फ़ोन करके। तो वंस अगेन थैंक यू, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के इंटरव्यू के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी डाउट्स इकट्ठा करके एक दिन आर्यन को इसके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सारी डाउट्स क्लियर कर देंगे, एंड कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने एक लाइव सेशन भी आर्यन का करवा देंगे हम। ठीक है आर्यन, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, लेकिन डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं, और ड्यूबडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ करके नहीं आती है हमारे चैनल पे, आपने देखा होगा आर्यन। चीज़ें वही आती हैं जो आपके लिए काम की होती हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू आर्यन।